एक महान डीमन जो कि बदले की इच्छा लेकर एक पूरे साम्राज्य को तबाह कर देता है और वहाँ का जो राजा होता है उसे भी वो बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। लेकिन इस तबाही के बीच में उसे एक बच्चा दिखाई देता है। बच्चे की माँ मरते समय उस डीमन से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज मेरे बच्चे की जान बचा लो, क्योंकि ये बच्चा खुद अपनी किस्मत लिखेगा। और इतना कहकर वो औरत मर जाती है और डीमन तभी बच्चे को अडॉप्ट करके अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ ये कहानी स्टार्ट होती है। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग होती है एक बच्ची के साथ जिसका नाम है एलिसिया, जो कि अपने फादर के साथ खेतों में काम करने के लिए आई थी। जब खेत का काम खत्म हो जाता तो उसके फादर कहते कि एलिसिया काम हो चुका, चलो घर चलते। इतने हरे भरे खेतों को देखकर आज एलिसिया काफी ज्यादा खुश हुई थी। इसके बाद हम देखते कि वो लोग घर आ जाते। घर आकर एलिसिया की नजर पड़ती दीवार पे लगे हुए एक नक्शे के ऊपर। तभी एलिसिया देखते कि मैप के चारों तरफ एकदम डार्क अंधेरा है और इस बारे में वो अपने फादर से पूछती है। एलिसिया बहुत ही जिज्ञासा सीन वाली लड़की है। वो तभी अपने पिता से पूछती है कि इस मैप के चारों तरफ आखिर है क्या। ये सवाल काफी ज्यादा कठिन था जिसका जवाब तो एलिसिया के पिता को भी नहीं पता था। एलिसिया का पिता जानता है कि एलिसिया इस बारे में जानना चाहती है, लेकिन वो क्या कर सकता क्योंकि इस बारे में उसके पिता को भी खुद नहीं पता। तब एलिसिया के पिता बोलते कि हर इंसान के अंदर जिज्ञासा होती है नई नई चीजों को जानने के बारे में, लेकिन जब जब किसी इंसान ने मैप के डार्क साइड के बारे में जानने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं बचा और वो इंसान भी मारा गया, क्योंकि उस अंधेरे के बीच में 4 खतरनाक डीमन बसे हुए हैं और चारों नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में एक एक डीमन रहता है और उसका ही राज है। और जो भी इंसान उनके पास जाने की कोशिश करता है वो सभी लोगों को जान से मार देते हैं। एलिसिया ये सुन के हैरान हो जाती है और वो सोचने लगते क्या सच में ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस सच्चाई से उसके अंदर की जिज्ञासा खत्म नहीं होती बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद एलिसिया के पिता कहते कि जब तक वो चारों डीमन मारे नहीं जाते तो हमें तब तक नहीं पता चलेगा कि उन अंधेरों के पीछे आखिर है क्या। हर समस्या का एक न एक समाधान होता है और इस समस्या का भी एक समाधान है ट्रेजर हंटर, जिनके पास कुछ खास सुपर पावर्स होती हैं और जिनके पास ऐसी खास तरीके के हथियार और शक्तियां होती है, वही लोग इन डीमन से लड़ सकते हैं। ये सुनकर एलिसिया के सामने एक नया रास्ता आता है और वो शपथ लेती है कि वो बड़ी होके एक हीरो बनेगी और वो भी उन डीमन से लड़ना चाहती थी। और अगर वो भी सॉर्ड ऑफ हिडन पा ले फिर वो बाहर की दुनिया भी देख पाएगी। अब कई साल बीत जाते और एलिसिया अब छोटी बच्ची नहीं रही बल्कि वो एक हीरो बन चुकी, जिसे कि बाकियों की तरह ही ट्रेजर ढूंढने के लिए चुना गया है। और उसके साथ और भी गिने चुने हीरोज थे और वो लोग एक बग्गी में थे और बग्गी के द्वारा उन लोगों को सीमा के बाहर लेकर जाया जा रहा था। उसके हाथों में एक चेन थी और उस चेन को देखते हुए वो अपने पिता के उन शब्दों को याद करती जो कि शब्द उसके पिता ने उसके बचपन में उससे कहा था। तभी उनके ग्रुप का लीडर कहता है कि अब हमें चलना चाहिए और एलिसिया यहाँ पे लड़ाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तभी उनमें से एक लड़का एलिसिया की तरफ देखता और वो चौंक जाता है कि इस ग्रुप में एक लड़की भी है। एलिसिया से वो लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करते लेकिन एलिसिया उन लोगों से एक शब्द नहीं बोलती। इसके बाद हम देखते हैं जिस बग्गी से वो लोग जा रहे थे उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता और उनके सामने बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर हमला कर देते और कुछ ही पल में कई लोगों को वो डीमंस जान से मार देते। तभी हीरोज बाहर आते हैं और उन डीमंस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्दी से वो लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते जिसमें आर्चर्स एक ग्रुप में और लैंचर्स दूसरे ग्रुप में। हर कोई अपनी पोजीशन ले लेता और वो लोग डीमन से लड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहते और कई डीमंस का खात्मा भी कर देते हैं। एलिसिया के पास थी ट्रेजर ऑफ लुआतो गामे, एक रहस्यमय और बहुत ही ताकतवर हथियार। तभी वो लोग नोटिस करते कि उनके सामने एक पहाड़ था और उस पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा हुआ था एक खतरनाक डीमन लॉर्ड। तभी वो डीमन कुछ बातें बोलने लगता है कि ये दुनिया खेओस से बनी हुई है और अगर ऐसा है तो वो खुद खेओस से बना और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है वो हीरोज अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर स्टीफन काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे सबसे इंटेलिजेंट हीरो माना जाता है और आज वो उस डीमन लॉर्ड को मारकर अपने नाम को साबित करके दिखाएगा। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आज का दिन वो है जो कि हम इतिहास में अपना नाम रचेंगे। जिन्होंने हमें चुना है हम उन्हें साबित करके दिखाएंगे कि उनका फैसला एकदम सही है। और जैसे उनके सामने आने वाले कमजोर डीमंस को मारते मारते जैसे वो लोग पहाड़ की चोटी के पास पहुंच जाते हैं और तभी उनके सामने प्रकट होता है उन 4 डीमन लॉर्ड में से एक डीमन लॉर्ड जिसका नाम था क्लेविडेस ऑफ साउथ मूनलाइट। वो दिखने में एक बिजली की तरह चमचमा रहा था। तभी वो हीरोज अपनी पोजीशन लेते हैं और उस डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टीफन यहाँ पे उस डीमन को देखकर घबरा जाता क्योंकि वो जानता है कि ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो लोग हीरोज है जिस कारण वो लोग इस लड़ाई से पीछे भी नहीं हट सकते। और स्टीफन अपने मन में सोच रहा था कि अगर वो लोग आज इस डीमन को हरा देंगे तो वो लोग उस मैप के
बाहर की दुनिया को आखिरकार देख पाएंगे। स्टीफन उस डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि होता कुछ ऐसा है। पलक झपकते डीमन लॉर्ड ने स्टीफन को जान से मार दिया था। स्टीफन का ऐसा हाल देखकर उसके ग्रुप के सभी लोग एकदम हैरान हो गए थे। उन लोगों के पैर एक ही जगह पे जम गए थे। डीमन लॉर्ड ना ही स्टीफन के पास आया था, तब भी उसका ऐसा हाल हो गया। डीमन लॉर्ड का निशाना इतना ज्यादा सटीक था कि एक ही बार में यहाँ पर उनका एक हीरो निपट जाता है। तभी एक और हीरो सामने आता और चिल्लाकर दूसरे हीरोज को हिम्मत देता है, लेकिन अगले ही पल डीमन लॉर्ड अपने टेंटिकल्स को उस हीरो के पेट से आर पार कर देता है। लेकिन अलेसिया अभी भी एक ही जगह पे खड़ी हुई थी। वो पूरी जगह को अपने माइंड में ढाल रही थी। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उस डीमन लॉर्ड ने ना ही उन हीरोज के ऊपर हमला करा, ना ही उनके करीब गया, और डीमन लॉर्ड ने यहाँ पे एक ही एक बार में सारे हीरोज को मार दिया है। तभी हम देखते हैं कि उन हीरोज के ऊपर जो चीज हमला कर रही थी वो थी डीमन लॉर्ड की शैडो। और इस बात का एहसास एलिसिया को हो जाता है। वो सभी को बताती है कि ये डीमन हमें अपनी परछाई से मार रहा है, और जो बचे हुए हीरोज होते हैं वो उनको वार्निंग देती है कि परछाई से दूर जाकर हमला करो। इसके बाद हम एलिसिया को देखते हैं जो कि भागती भागती जाती है चट्टानों से और उस डीमन लॉर्ड के करीब पहुंच जाती है, और शैडो के हमला करने से पहले वो डीमन लॉर्ड की शैडो के पास पहुंच के उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन अगले पल होता क्या कि बाकी हीरोज की तरह यहाँ पे भी एलिसिया का वैसा ही हाल होता है। उसका पूरा शरीर टूट जाता है। तभी उसके सामने अचानक से रोशनी चमकने लगती है और उसे लगता है कि शायद से ये उसका अंत है, और वो अपने मौत को एक्सेप्ट करते हुए अपने पिता को याद करते हुए कहते कि मुझे माफ करना पिताजी, मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर सकी। अब सीन शिफ्ट होता है कैपिटल की तरफ, और कैपिटल की राजधानी में हम देखते कि लोग अपने कामों में लगे हुए थे। किसी को ये अंदाजा ही नहीं था कि एक भयानक शक्तियां उनके द्वार पे पहुंच चुकी है। तभी डीमन लॉर्ड सामने आता और सबसे बड़ी इमारत को तहस नहस कर देता है। सभी लोग डीमन लॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे डीमन लॉर्ड किसी को चोट नहीं पहुंचाने आया था। वो बस उन लोगों की तलाशी करने के लिए आया था जिन्होंने उसके इलाके में आकर उसे चुनौती दी थी और कहा था कि वो लोग हीरोज हैं। और डीमन लॉर्ड को उन हीरोज ने ये बताया था कि उन्हें हायर किंगडम के राजा ने भेजा। तभी डीमन लॉर्ड पूरे शहर को तहस नहस करने लगता है और कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको निस्तनाबूद कर दूंगा, और उसके बाद मैं इनके राजा तक पहुंचूंगा। लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते और सैनिक यहाँ पे डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए अलर्ट हो जाते हैं। सैनिक तभी मौके का फायदा देखकर डीमन लॉर्ड के ऊपर तीरों से हमला करते हैं, लेकिन उनका एक भी तीर डीमन लॉर्ड के नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे कैलेमिटीज उनके ऊपर कोई जवाबी हमला नहीं कर रहा था। वो तो बस राजा के पास जाकर उससे मिलना चाहता था। डीमन लॉर्ड ये देखकर निराश हो जाते और वो सोचते हैं कि ये है तुच्छ से लोग जो अपने आप को हीरो समझते, ये तो काफी ज्यादा कमजोर हैं। एक सैनिक भागता हुआ राजा के पास पहुंचता है और वो राजा को बताता है कि एक डीमन ने शहर के ऊपर हमला कर दिया। राजा शांति से सुनता है और उसे समझ आ जाता है कि उनके भेजे गए हीरोज मारे जा चुके हैं। तभी वहाँ पे एक और सैनिक भागता हुआ आता है जो कि राजा को कहता है कि उस डीमन को कोई भी नहीं रोक पा रहा है, आपको जल्दी से कहीं पे छिप जाना चाहिए। राजा तभी सोचता है और कहता है कि जब डीमन यहाँ आ चुका है तो वो भागकर भी कहाँ जाएगा, डीमन कहीं ना कहीं से तो उसे ढूंढ ही लेगा। भारी मात्रा में सैनिक डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने में लगे हुए थे, लेकिन उनका एक भी बार डीमन लॉर्ड को कुछ भी खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहा। और फिर वो सोचता है कि एलिसिया ने जो मेरे ऊपर शॉर्ट से वार किया था उस वार से मेरे ऊपर थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ा। डीमन लॉर्ड कहते हैं मैं तो हमेशा से इंसानों से दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन इंसान खुद हमारे इलाके को हथियाने की कोशिश में लगे पड़े और मुझे चुनौती देते, और यही उनका कारण उन्हें मौत की नींद सुला देता है। जैसे ही राजा ब्लेड ऑफ हेडेन की रक्षा करने के लिए महल के बने सुरक्षित कमरे के अंदर जाता है, तभी राजा के सामने डीमन लॉर्ड महल को तोड़ता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अनमोल रत्न और कपड़ों को पहना देख डीमन लॉर्ड को समझ आ जाता है कि उसके सामने जो इंसान खड़ा हुआ है वही किंग है, और वो राजा से पूछता है कि क्या तुम ही हो इस जगह के किंग। लेकिन राजा तो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि ये डीमन तो इंसानों की भाषा बोल रहा है। तभी कैलेमिटीज बताने लगता है कि वो इंसानियत को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए आया है, लेकिन जब तक उसे उसके कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो वो आगे कुछ नहीं कर सकता, और इन क्वेश्चंस के आंसर राजा ही दे सकता है, और यही क्वेश्चंस तय करेंगे कि मानव जाति को रहना चाहिए या फिर नहीं। और डीमन लॉर्ड पहले ही बता देता है कि वो किंगडम हेयर की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की बात कर रहा है। डीमन लॉर्ड पूछता है कि आखिर ये इंसान कौन है और इनका मूल्य स्वभाव क्या होता है और ये किस प्रेरणा से काम करते हैं, और आखिर वो बार बार डीमन किंगडम पे क्यों हमला करते हैं। राजा तभी एटीट्यूड में बोलते कि वो किसी डीमन को जवाब देना सही नहीं समझता है, और ना तो वो डरा है और ना ही किसी डीमन के साथ समझौता करने के लिए भी तैयार है। डीमन लॉर्ड दोबारा नहीं पूछता और अगले पल वो राजा की सर उड़ा देता है। इसके बाद डीमन लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है और उसके मन में ये शक तय हो जाता है कि मानव एक खतरनाक जाति है, और जब तक वो इंसानों का खात्मा नहीं कर देता जब तक डीमन साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और मनी मन वो ये तय करता कि अब वो
पूरी मानव जाति को ही खत्म कर देगा। बच्चे को अपने साथ लाकर डीमन सोचता है कि अब वो इस बच्चे का ख्याल रखेगा और वो देखेगा कि ये बच्चा अपनी माँ की कही गई बातों पे खड़ा उतरता या फिर नहीं। जो हमने शुरुआत में मैप देखा था, उस मैप के अकॉर्डिंग 5 जातियों का राज्य है। पहला डुंग, जिनकी संख्या सबसे अधिक है, जो कि एकदम आम लोग है, जो कि मेहनत के ऊपर विश्वास रखते हैं। दूसरा बारबटी, जो कि बहुत ही साहसी और आक्रमणकारी और इन्हें युद्ध करना भी काफी ज्यादा पसंद है। तीसरा था स्लेडन, जो कि चुपचाप कहीं दूर अकेले रहना पसंद करते हैं। और चौथा बेंटी, जिनका लुक एकदम डीमन की तरह होता है, जो कि बहुत ही ताकतवर होते और लोग इन्हें खतरनाक मानते हैं। और पांचवा हेडनेस, जहाँ के राजा को अभी डीमन लॉर्ड ने मार दिया, जिनके कान एकदम एल्फ्स की तरह होते, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। और इनके पास आर्नोसाइड नामक एक विशेष धातु है, जिनकी ये रक्षा करते हैं और उन्हें इस धातु से हथियार बनाने की एक सीक्रेट टेक्निक पता है, जो कि सिर्फ शाही परिवार के लोगों को ही पता है। इसके बाद हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि अपने साथ उसी बच्चे को अपनी गुफा में लेकर आ गए थे। वो बच्चा रो रहा होता है, उसकी आवाज सुनकर कुछ छोटे बीस्ट उसकी तरफ बढ़ते उसे खाने के लिए, लेकिन क्लेमेटिस उन्हें एक ही बार में दूर फेंक देता है। डीमन लॉर्ड सोचता है कि शायद से बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसी कारण ये बच्चा रो रहा है। क्लेमेटिस उस बच्चे के रोने से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर इसे चुप कैसे कराया जाए। तभी वो अपने मैजिक पावर से बच्चे को शांत करता है और फिर डीमन लॉर्ड शांति से बैठ जाता है और बच्चे को अपने पास सुला लेता है। क्लेमेटिस उस बच्चे को देखकर यही सोच रहा होता है कि शायद से इसकी माँ ने जो सोचा हो आगे चल के ये वही करे। वो बच्चा सो रहा होता है, अचानक से जाग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। देखकर लग रहा था कि शायद से इस बच्चे ने पॉटी कर दी हो। डीमन लॉर्ड तभी उस बच्चे को मुंह में उठाकर लाता है और एक खाई से नीचे फेंक देता है और उस बच्चे के ऊपर हजारों कीड़े रेंगने लगते हैं। तब क्लेमेटिस बताता है कि ये कीड़े तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस ये तुम्हें एकदम साफ सुथरा कर देंगे। क्लेमेटिस उस बच्चे को देखकर सोच रहा होता है कि शायद से डीमन के बच्चे जैसे कुछ दिनों में बड़े हो जाते हैं, शायद से ये बच्चा भी कुछ रातों में बड़ा हो जाएगा। तभी क्लेमेटिस उस औरत की बातों की याद करता है और सोचने लगता है कि शायद से मुझे इस बच्चे को वहां से उठाना ही नहीं चाहिए। तभी अचानक से डीमन लॉर्ड के अंदर का योद्धा जाग जाता है और वो कहता है कि मैं कोई कायर नहीं, बल्कि मैं द साउथ मूनलाइट ऑफ डार्कनेस हूँ। और अब वो डिसाइड करता है कि इस बच्चे की देखभाल करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इंसानों के बच्चों की आखिर किस तरीके से देखभाल की जाती है। और उसे ये तक नहीं पता था कि आखिर ये बच्चा रो क्यों रहा और उसे भूख लगने पर आखिर क्या खिलाना चाहिए। तभी जिन हीरोज को उसने मारा था उन सभी की लाशें उसे सामने दिखाई देती है, जिनमें से एक लड़की होती है। उस लड़की का नाम एलेसिया था। क्लेमेटिस को याद आता कि एलेसिया के फादर को एक डार्क बीस्ट ने मार दिया था और वो बदले की भावना लेकर ही यहाँ पर आई थी, लेकिन परिणाम एकदम खतरनाक निकला, जिसमें उन सभी की मौत हो गई। क्लेमेटिस उसे एक और मौका देने के बारे में सोचता है और एलेसिया को जिंदा कर देता है। जैसे उसकी आंखें खुलती है तो वो एकदम चौंक जाती है अपने आप को जिंदा देखकर, और वो तभी क्लेमेटिस के ऊपर हमला करने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो कोई हथियार है ही नहीं और उसके जितने साथी थे वो लोग भी गायब हो चुके और साथ ही उसकी एक आंख भी फूट चुकी है और उसके शरीर के ऊपर भी अजीब से निशान है। तभी क्लेमेटिस एलेसिया को ऑर्डर देता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो। एलेसिया अपने आप कपड़े नहीं उतार रही थी तो क्लेमेटिस उसके शरीर के ऊपर वश कर लेता है और देखते देखते एलेसिया के सारे कपड़े उतर चुके थे। और फिर डीमन लॉर्ड एलेसिया को अपना दूध उस बच्चे को पिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन एलेसिया का मिल्क नहीं निकल रहा। फिर वो चिल्लाकर बोलती है कि अरे मैं वर्जिन हूँ, मेरा मिल्क नहीं निकलेगा। डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम्हें तो पता होगा कि बच्चों को आखिर कैसे चुप कराते हैं। एलेसिया कहते कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता। एलेसिया तभी कहते कि हमें एक ऐसे औरत की तलाश करनी पड़ेगी जो कि इस बच्चे को दूध पिला सके। तभी क्लेमेटिस बोलता है कि आखिर हम ऐसी औरत को ढूंढेंगे कहाँ पे। एलेसिया तभी कहते हैं कि हमें पैसे देकर किसी औरत को हायर करना पड़ेगा। तब डीमन लॉर्ड कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तभी एलेसिया बोलते कि तुम्हारे पास इतने सारे अर्गाम क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं और इन्हें तुम बेच सकते हो। डीमन लॉर्ड उसकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि तुमने सही कहा। जैसे डीमन लॉर्ड बाहर जाने लगता तभी एलेसिया उसे पीछे से रोकती है और कहते हैं कि तुम इस तरीके से शहर में नहीं जा सकते, तुम इतने बड़े और डरावने हो कि तुम्हें देखकर ही लोग बहुत ही ज्यादा डर जाएंगे। क्लेमेटिस को भी ये बात सही लगती है और तभी एलेसिया कहती है कि मैं खुद इस बच्चे को शहर लेकर जाती हूँ, लेकिन क्लेमेटिस उसे मना कर देता है और कहता है कि ये बच्चा मेरी निगरानी में रहेगा। लेकिन उसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि क्लेमेटिस तो यहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक लड़के का रूप ले लेता है। उसकी कदकाठी एकदम छोटी हो जाती है और उसका चेहरा एकदम मासूम बच्चे की तरह दिखाई देता है, लेकिन अभी भी उसकी जो पूंछ होती है वो लहरा रही होती है और साथ ही उसके सर पे एक छोटा सा सिंग भी था। क्लेमेटिस अपनी शैडो में तो अपनी पूंछ को छिपा लेता है, लेकिन वो अपने सिंग का कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद उन लोगों को एक नाम की जरूरत थी तो वो डीमन अपना नाम रखता है क्लेन और उस बच्चे का नाम रखता है लूना। इसके बाद वो क्लेमेटी एलेसिया से उसका नाम पूछता है, जिसपे वो उदास होकर बोलती है कि मेरा नाम एलेसिया है। इसके बाद
सीन शिफ्ट होकर हम देखते कि वो लोग एक नदी के पास थे और जो क्लेन था यहाँ पे लूना को इलिसिया से नहलवा रहा था। उसके छोटे छोटे हाथों और पैरों को एकदम उदास होकर साफ कर रही होती है। वो यहाँ लूना को नहलाई रही होती है, तभी लूना उसके मुंह पर पेशाब कर देता है। बच्चे को नहलाने के बाद वो उसे अच्छे से साफ कर देते और उसके बाद उसे एक लुंगी टाइप चड्डी पहना देते। लूना ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो इलिसिया के पुराने कैंप की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर पूरा कैंप एकदम खाली था। तभी इलिसिया बताते कि उन लोगों ने उनकी जरूरी चीजें जैसे खाना, पानी, कपड़े, सारी चीजों को एक अलग जगह पे छुपा कर रखा है ताकि अगर कोई हमला होता तो वो सारी चीजें एकदम सेफ रहती और जरूरतमंद उसका इस्तेमाल कर पाता। तभी क्लेन कहता है कि अब जाकर तुम भी नहा लो क्योंकि तुम्हारा शरीर भी बहुत ही गंदा बसा रहा। क्लेन तभी उस बच्चे के कपड़े भी उसे देता कि ताकि वो उसके कपड़े भी धो दे और फिर वो नहाने के लिए चली जाती है। और नहाने के बाद जब वो कपड़े धोने के लिए जाती है तब वो नोटिस करती है कि लूना के कपड़े पर तो एक खास शाही चिन्ह है और ये चिन्ह था हैडनेल रॉयल फैमिली का। इलिसिया ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते है और उसे समझ आ जाता है कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है बल्कि ये किंगडम का प्रिंस है। इसके बाद इलिसिया क्लेन के सामने आती है और उसे कहती है कि तुम जानते हो क्या ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है बल्कि ये हैडनेल रॉयल फैमिली का एक प्रिंस है। क्लेन तभी सफाई देने लगता है कि मैंने इस बच्चे को अगवा नहीं किया है बल्कि इसी के जैसी दिखने वाली एक औरत ने इसे मरने से पहले मेरे हवाले किया और वो औरत हूबहू इस बच्चे की तरह ही दिखती थी। इलिसिया को लगता है कि क्लेन झूठ बोल रहा है। वो उसकी हर बात पे शक कर रही थी और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। क्लेन तभी इलिसिया को शांत कराता और उसे कहता है कि मैंने राजा को इसलिए मारा क्योंकि राजा ने मेरे ऊपर पहले से हमला किया था और उसने मेरे प्रस्ताव को भी नहीं माना। क्लेन तभी कहता है कि अब जब पता चल गया कि ये बच्चा एक रॉयल्टी है तो इसकी तलाश करने के लिए बहुत लोग यहाँ वहाँ आएंगे, ना कि सिर्फ उसे मारने के लिए बल्कि उसके सत्ता को पाने के लिए। क्लेन बच्चे की सच्चाई जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि वो उस बच्चे को एक ताकतवर राजा बनाए और हमेशा उसकी परछाई बनकर उसके साथ रहेगा और उसे इंस्ट्रक्शन देता रहेगा। लेकिन इलिसिया तो यहाँ पे क्लेन की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा भयभीत हो रही कि उसने कहीं बच्चे की असलियत बताकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। क्लेन तभी कहते हैं कि हमें जल्दी से एक ऐसी औरत की तलाश करनी चाहिए जो कि बच्चे को दूध पिला सके और इसके लिए उन्हें सिटी में तो जरूर जाना होगा। इलिसिया अपने मन में सोचते कि क्लेन का सिटी में रहना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके सर पे एक सिंह है जिस कारण उसे हर कोई पहचान लेगा। लेकिन इलिसिया ये भूल जाते कि एर्जाइट नाम की एक मानव जाति होती है जिनके भी सर पे कुछ इस तरीके के सिंह होते हैं और उस जाति के बीच में क्लेन जाकर आसानी से रह सकता है। लेकिन फिर भी इलिसिया के मन में ये भ्रम होता है कि एक न एक दिन इंसान उसकी सच्चाई जरूर पहचान। इलिसिया तभी अपने दिल पे पत्थर रख के कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो क्लेन को लूना को बिल्कुल भी परेशान नहीं करने देगी। जैसे वो लोग आगे बढ़ते तो कुछ लुटेरे उनके ऊपर हमला कर देते और एक लुटेरा क्लेन के सर पे मार देता है जिस कारण क्लेन जमीन पे गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लग जाता है। और फिर एक लुटेरा इलिसिया के भी सर पे दे मारता है जिस कारण इलिसिया भी बेहोश हो जाती है। काफी देर तक बेहोश रहने के बाद इलिसिया की आंखें खुलती हैं और वो देखते कि वो तो एक बग्गी में है जहाँ पर उसी की तरह काफी सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ है। उसके सामने क्लेन अपने इंसानी शरीर में बैठा हुआ होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है। इलिसिया क्लेन से पूछते कि ये बताओ तुमने उस समय कुछ क्यों नहीं किया था। तभी क्लेन बोलता है मैं तो ये देखना चाहता था कि एक इंसान की बॉडी कैसी होती है और मैं देखकर हैरान हो गया कि इंसान की बॉडी इतनी ज्यादा नाजुक होती है। तभी इलिसिया दोबारा से कहते लेकिन तुम्हें तो उन सभी को मार देना चाहिए था। क्लेन कहता है कि लूना एकदम ठीक है तो प्रॉब्लम की कोई भी बात नहीं है। तभी इलिसिया बोलते कि आखिर तुम यहाँ से अभी तक निकले क्यों नहीं, जिस पे क्लेन कहने लगता है कि तुम भूल गई क्या अभी मैं एक इंसान हूँ और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि जब तक मैं लूना को किंग न बना दूं जब तक मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा। इसके बाद क्लेन इलिसिया से इस सिचुएशन की एक्सप्लेनेशन पूछने लगता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और ये लोग हमें कहां पर लेकर जा रहे हैं। इलिसिया बताने लगता है कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया वो लोग डाकू और ये लोग लोगों को कैप्चर करके स्लेव्स की तरह काम करवाते हैं। तब क्लेन इलिसिया से पूछने लगता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। इलिसिया बताती कि नॉर्मल सिटीजन के अकॉर्डिंग ये लोग थोड़े बहुत तो पावरफुल होंगे और पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते चाहे इन्हें मार धाड़ करना भी पड़ जाए। और वो क्लेन से रिक्वेस्ट भी करने लगते कि इन लोगों को देखकर तुम सभी ह्यूमंस को एक ही तरीके के मत समझना। सीन शिफ्ट होकर वो लोग अपने अड्डे पे पहुंच जाते जहाँ पर एक एक करके सभी लोगों को बग्गी से उतारा जाता है। लेकिन उनमें से एक आदमी होता है जो कि कहता है कि मैं तुम्हारी मनमानी नहीं सहूंगा और यहाँ से भागने लगता है। तभी पीछे से एक डाकू चाकू फेंककर उसे जान से मार देता है और फिर डाकुओं के ग्रुप का लीडर बाकी गुलामों से कहता है कि अगर जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा उसके साथ भी यही हादसा होगा। इसके बाद इलिसिया को वो लोग अपने साथ ले जाते और क्लेन को दूसरी जगह पे भेज देते हैं। तभी एक औरत क्लेन को अपने पास बुलाती है क्योंकि वो बच्चे की कैटेगरी में आ रहा था और क्लेन के पास एक बेबी होता है जिस कारण
कारण वो महिला अंदर से एक रीनू नाम की महिला को बुलाती है, जो कि यहाँ पे बच्चों की देखभाल करती है, और वो तभी जमीन पे नीचे गिर जाती है। ये महिला दिखने में थोड़ी बहुत बदसूरत सी लग रही थी, लेकिन ये दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और जैसी रीनू की नजर लूना के ऊपर पड़ती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी देखने को मिलती है। इसके बाद हमें टॉप एंगल से उन डाकुओं का अड्डा दिखाया जाता है। वहाँ पर एक गहरी खाई थी, जहाँ पर पानी के अंदर एक लाल रंग की चमचमाती हुई शॉर्ट देखने को मिलती है। दूसरी तरफ वो जो बंदे थे एलिसिया को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। तभी वहाँ पे जो डाकुओं का लीडर होता है वो अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए एक मॉन्स्टर को अपने बगल में बुला लेता है, और उसके बाद वो एलिसिया के वही रेड क्रिस्टल स्टोन वाले बैग को उठा लेता है। और फिर वो कहता है 4 डीमन किंग में से एक कैलामिटीज उसके इलाके में ये स्टोन्स मिलते हैं, और वहाँ पर उसको मारने के लिए 13 हीरोज को भेजा गया था, लेकिन किसी का भी नामो निशान नहीं मिला। और कैलामिटीज ने इस गुस्से के कारण पूरे किंगडम को भी तबाह कर दिया था। लेकिन मैंने सुना था जो 13 हीरोज थे उनमें से एक लड़की भी थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतने कीमती पत्थर तुम्हारे पास आ कहां से गए। और तभी वो डाकुओं का लीडर बोलता है कि ये लड़की एक हीरो है, जिस कारण एलिसिया यहाँ पे फंस जाती है। और फिर वो कहता है कि किंगडम के तबाह होने के कारण अब हमारा राइज करने का समय आ चुका है। और फिर वो एलिसिया को डराते हुए एक चाकू को निकालता है, जो कि ऊपर से एकदम लाल लाल दिख रहा था। एलिसिया सोचते ऐसे औजार तो हाइडन के लोग ही बना सकते, और आखिर इसके पास ये आया कहाँ से। तब वो आदमी बताने लगता है कि ये ब्लेड एकदम नकली है, जितना ज्यादा इसका कलर रेड होगा ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो भी इन रेड ब्लेड्स को मेड करता वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और नॉर्मल लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है, जिस कारण ये लोग उन्हें बुद्धू बना देते हैं। और जब उसे पता चल गया कि रॉयल फैमिली मारी जा चुकी है, जिस कारण अब ऐसे ब्लेड बनेंगे ही नहीं, और हमारे ब्लेड ज्यादा दाम में बेचेंगे। दूसरी तरफ हमें क्लेन को दिखाया जाता है, जो कि वो एक होटल में एक वेटर का काम कर रहा होता है, और उसका काम है लोगों को खाना सर्व करना। दूसरी तरफ जो हीनो थी वो लूना को दूध पिला रही थी, लेकिन वहाँ पे जो हेना थी उसे बहुत ही बुरी तरीके से लोगों से ट्रोल किया जाता था। और तभी एक आदमी हैनल के बीच में अपना पैर अड़ा देता, जिससे हैनल नीचे गिर जाती है, और उसके हाथ में शराब की बोतल होती है वो भी टूट जाती है। जिसके बाद वो लोग आदमी हैनल का बाल पकड़ के उसे अपने साथ ले जाते हैं। और आप लोग तो समझ ही सकते हो कि वो लोग अकेले में अब हैनल के साथ क्या करने वाले, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे वो दोनों यहाँ से गंदा काम करके जाने लगते, तभी वो दोनों अचानक से मारे जाते हैं, और क्लेन ने अपने शैडो एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन दोनों को यहाँ पे मार दिया था। इसके बाद वो नीरू के पास आता है और उसे लूना पकड़ा देता है, और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना, आखिर तुम इन लोगों के साथ यहाँ पे क्यों रहती हो। इसके बाद नीरू बताने लगती है कि वो एक अनाथ लड़की थी जिसे उन्होंने अपने साथ यहाँ पे रखा था, और नीरू को ये भी नहीं पता था कि आखिर उसके माता पिता कौन हैं, और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को भी इसी तरीके से बचपन में ट्रोल किया जाता था। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी माँ गायब हो जाती है, तो जिस कारण नीरू की माँ का गुस्सा अब उसके ऊपर उतारा जाता है, और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। और ये सब उसके साथ तब तक चला जब तक कि उसके सामने बिक्सिस नहीं आ गई, और बिक्सिस ने उसे यहाँ पर सिखाया कि तुम्हें यहाँ पे कैसे सरवाइव करना है, और उसकी जॉब अब यहाँ पे ये है कि उसको बच्चों को खिलाना और साथ ही उन्हें दूध पिलाना। तभी क्लेन कहने लगता है जैसे कि मुझे याद है कि बच्चे को तो सिर्फ माँ ही दूध पिला सकती है ना। तभी नीरू उदास हो जाते और बताने लगते दरअसल मैं भी प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन मेरा जो बच्चा था वो मरा हुआ पैदा हुआ था, और उसकी जिंदगी का ये दिन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। लेकिन जैसी उसकी नींद खुलती है तो वो देखते कि एक बच्चा उसका मिल्क पी रहा था, और तभी से उसने डिसाइड किया था कि अब वो बच्चों की देखभाल करेगी। उसकी कहानी सुनकर क्लेन उसे शुक्रिया कहता है, और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लूना का ख्याल रखो, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। और वैसे भी मैं ह्यूमंस के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट तो नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि लूना भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगा है। और तभी क्लेन उसे ऑफर देता है कि क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी। उसकी बातों को सुनकर नीरे काफी ज्यादा खुश होते हैं, और वो कहते हैं कि जैसे कि मैं एक स्लेव और ये तुमने मेरे लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मुझे उन बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी जिन बच्चों को यहाँ पे गुलाम बनाकर लाया जाता है। और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम एलिसिया को देखते जिसे कि उसी खाई के पास बंदी बनाकर लाया जाता है, और उसे खाई से नीचे फेंकने वाले थे। दूसरी तरफ हम कुछ गुलामों को देखते जिन्हें कि उस कुएं के अंदर फेंककर वही तलवार को लाने के लिए बोला जाता है। तभी एलिसिया उसे पीछे से चिल्लाकर कूदने से मना करते क्योंकि एलिसिया के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पानी के अंदर बहुत ही खतरनाक राक्षस हैं। जैसे वो आदमी पानी में गिरता तो एक मॉन्स्टर उसे झपटकर खा लेता है, और महिला देखकर एकदम हैरान हो जाती क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके हस्बैंड को उस राक्षस ने खा लिया। तभी उन दोनों कपल्स को भी पानी में फेंक दिया जाता है। इसके बाद एलिसिया की बारी आती है। एलिसिया के सामने तभी एक जंप करता हुआ अंधा आदमी आता है जो कि एलिसिया के बारे में बहुत ही भला बुरा बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मतलब कि एलिसिया को वो बंदा उल्टी सीधी चीजें बोल रहा था। एलिसिया को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आती है, जिसके बाद वो अपने कंधे को डिसलोकेट करती है और उसके बाद अपने हाथों को सामने ले आती है, और फिर वो उस अंधे आदमी को कुछ इस तरीके से अपने बेड़ियों में पकड़ लेती है और उसे पकड़ के साथ में खाई में गिर जाती है। और फिर वो गिरते समय सोच रही थी कि अगर क्लेन ने सच कहा होगा तो
मैं यहाँ पे मरूंगी नहीं। लेकिन हम देखते कि उन दोनों की खाई में गिरने के कारण चटनी बन जाते और इसी के साथ लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलिसिया खाई से नीचे गिर जाती और यहाँ पे उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और उसकी हड्डियों का एकदम चूरमा बन चुका था। उसके पैरों तक में जान नहीं थी कि वो उठ सके और उसके शरीर से एकदम पानी की तरह ब्लड बह रहा था। एलिसिया ऊपर की तरफ देखकर सोच रही थी कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं करा तो वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते कि एलिसिया का यहाँ पे जितना भी ब्लड बहा था, तभी एलिसिया के शरीर से सारा ब्लड निकल के एक जगह पे इकट्ठा होने लग जाता और वो ब्लड क्लैमिटीज बन जाता। क्लैमिटीज आते एलिसिया के ऊपर चिल्लाने लगता कि बेवकूफ लड़की, तुमने अपना बहुत सारा ब्लड लॉस कर दिया है। क्लैमिटीज यहाँ पे एलिसिया को कहता है कि चिंता करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं, अगर तुम जितने बार भी मरोगी मैं तुम्हें बार बार जिंदा कर दूंगा। फिर एलिसिया बोलते कि अभी तक तुमने मुझे ठीक क्यों नहीं किया, क्या मैं तुम्हारे अब किसी काम की नहीं हूँ? जिसके बाद क्लैमिटीज बोलते कि दरअसल यहाँ पे मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने के लिए आया हूँ। और तभी क्लैमिटीज यहाँ पे नेल के बारे में बताने लगता है कि मुझे लूना के लिए एकदम परफेक्ट आया मिल चुकी है जो कि लूना का अच्छे से ख्याल रख सकती है। लेकिन जब मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए बोला तो उस महिला ने मुझे मना कर दिया। और यहाँ पे क्लैमिटीज एलिसिया से यही पूछने के लिए आया था आखिर नेल ने उसे मना क्यों कर दिया, क्योंकि उसकी सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा बेकार भी थी। एलिसिया बताने लगते कि वो महिला एक स्लेव है जिस कारण वो यहाँ से नहीं जा सकती जब तक कि उसके ओनर उसे अप्रूव न दे दे यहाँ से जाने के लिए। और अगर तुम यहाँ से उनकी मर्जी के बिना जाने की कोशिश करोगे तो तब तक वो लोग तुम्हारा पीछा करेंगे जब तक कि वो लोग तुम्हें पकड़ न ले। क्लैमिटीज यहाँ पे जो एलिसिया से सवाल के आंसर पूछने के लिए आया था उसको सबके आंसर पता चल जाता और इसके बाद क्लैमिटीज ब्लड वाले फॉर्म में आ जाता और एलिसिया के मुंह के अंदर से उसके शरीर के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते कि एलिसिया के शरीर में हलचल होने लगती है और जो उसकी टूटी फूटी हड्डियां थी वो भी धीरे धीरे रिपेयर होने लगी थी और वो देखते देखते पूरी तरीके से एकदम ठीक हो जाते। लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ पे एलिसिया को काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उसकी बॉडी की हड्डियों का चूरन बन चुका था, वो दोबारा से रिपेयर हो रही थी। सभी डाकू ये नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था कि कोई बंदा अगर खाई से नीचे गिरा वो अभी तक जिंदा है। तभी एक डाकू एलिसिया के ऊपर हमला करने के लिए आता है लेकिन एलिसिया उसका हाथ पकड़ती है और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारते जिससे वो डाकू दूर जाके गिरता है। दूसरी तरह हम क्लेन को देखते जो कि लूना को अपने हाथ में लेकर जा रहा था और वो लूना को कहते कि हम नेल से दोबारा जाकर बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम नेल को देखते जो कि अपने रेस्टोरेंट में पहुंच जाते। तभी वहाँ पे वही सिस्टर होते जो कि कहते मुझे लगा था तुम तो अभी तक बेहोश पड़ी होगी कहीं और आखिर तुम इतने देर से कहाँ थी और दो लोगों का ख्याल रखने में तुम्हें इतनी देर कैसी लगी। तभी नेल माफी मांगने लगती और वो कहते कि दरअसल मैं एक बच्चे को दूध पिला रही थी इसलिए मैं लेट हो गई। तभी सिस्टर नेल को अच्छे से अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और सारा काम अच्छे से करने के लिए कहती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो लोग दोबारा से आकर उसके साथ बहुत ही बुरा काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नेल इतनी ज्यादा खुश थी इस कारण सिस्टर उससे पूछते कि आखिर तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो। तभी नेल पूछती है कि ये बताइए सिस्टर वो लोग तो आपको बाहर से लेकर आए थे ना। और नेल बताने लगते हैं कि मैं तो इस जगह पे बचपन से ही हूँ और यहाँ पे जितनी भी आपको लड़कियां दिखती उनके घर वालों ने उन्हें किसी न किसी वजह से निकाल दिया था। तभी सिस्टर बोलते कि आखिर तुम इतना ज्यादा सवाल जवाब क्यों कर रही हो, क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो। नेल बोलते कि दरअसल ऐसी कुछ भी बात नहीं है, मैं आज तक कभी बाहर नहीं गई ना इसलिए बस मैं आपसे पूछ रही थी और वैसे भी मुझे एक स्लेव ने अपने साथ बाहर चलने का ऑफर दिया था। ये सुनकर यहाँ पे सिस्टर हैरान हो जाती और नेल के मुंह पे एक जोरदार चांटा मार देती है। तभी यहाँ पे रोपो आ जाता है। ये बंदा इस जगह का सरदार है और इसे देखकर वो दोनों काफी अच्छे तरीके से बात करने लगते हैं। तभी यहाँ पे क्लेमिनी रोपो के आने का कारण पूछने लगती है जिसपे रोपो कहता है कि मैंने दरअसल यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तभी यहाँ पे रोपो जो होता है कुछ बात आज सुनता नहीं है और वो नेल को अपने साथ यहाँ से लेकर चला जाता है। क्लेमिनी पीछे से रोपो को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नेल को अपने साथ ले जाता है। उन लोगों के जस्ट जाने के बाद यहाँ पे क्लेन आ जाता है। क्लेमिनी क्लेन को देखकर बोलते कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारे भाई को यहाँ पे दूध पिला पाएगा। और फिर वो कहते कि अब इस बच्चे को कभी भी दूध नहीं मिलने वाला क्योंकि नेल ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करी है। और वो इतना कहकर यहाँ पे चुप हो जाती है। तभी क्लेन उसे घूरने लगता है और कहता है कि मुझे सारी बातें बताओ। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि रोपो नेल को एक गुफा के अंदर लेकर आ जाता है जहाँ पर उसका वही पालतू मॉन्स्टर होता है और हमें पता चलता है कि रोपो नेल को यहाँ पे उस मॉन्स्टर के बलि चढ़ाने वाला है और वो मॉन्स्टर नेल को पकड़ के खाने ही वाला था। तभी नेल अपने मन में सोचते कि मुझे उस बच्चे की बात मान लेनी चाहिए थी और उसके साथ चला जाना चाहिए था। और तभी हम देखते कि यहाँ पे क्लेन आ जाता है और उसकी आंखों के सामने ही वो मॉन्स्टर यहाँ पे नेल को खा लेता है और हम देखते कि यहाँ पे क्लेन देखते ही रह जाता है और वो नेल को यहाँ पे बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। और तभी क्लेन उस मॉन्स्टर को घूरने लग जाता है जिससे उस मॉन्स्टर की फट जाती है और वो यहाँ पे उल्टी कर देता है और उल्टी के साथ साथ यहाँ पे नेल उसके मुंह के अंदर से बाहर आ जाती। यहाँ पे नेल की सांसें चल रही थी जिस कारण वो अभी जिंदा थी लेकिन यहाँ पे नेल का एक हाथ और पैर टूट चुका। तभी क्लेन लूना को पकड़ के नेल के पास रख देता और कहता है कि तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। और तभी क्लेन अपनी शैडो एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और लूना और नेल को यहाँ से दूर भेज देता है। जब से ये बंदा अपने मॉन्स्टर से बातें कर रहा था और जैसे ही बंदा पीछे मुड़कर देखता तो ये बंदा देखकर एकदम हैरान हो जाता कि पीछे बस क्लेन ही खड़ा हुआ था। तभी क्लेन से ये बंदा पूछने लगता कि आखिर तुमने यहाँ पे क्या किया, क्या तुमने यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल किया था। तभी क्लेन जो होता वो कहता कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये मैजिक क्या होता है। तभी
जोपो अपनी पॉकेट से एक केमिकल को निकालता है जो कि उसने काफी सारे इंसेक्ट्स की मदद से बनाया था। ये एक तरीके से एक ड्रग था और तभी वो बंदा उस केमिकल को लेकर आग के अंदर डाल देता है, जिससे यहाँ पे एकदम रेड रेड सा धुआं धुआं सा हो जाता है, जिस कारण यहाँ पे क्लेन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इस पॉइंट पर वो जो मॉन्स्टर होता है क्लेन के ऊपर हमला कर देता है, जिस कारण यहाँ पे क्लेन की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और उसके सर से खून तक निकलने लग जाता है। क्लेन अपने मन में सोचता है कि इस इंसानी बॉडी में आने के कारण अब मुझे काफी ज्यादा पेन भी महसूस होने लगा है। दूसरी तरफ हमें एलिसिया को दिखाया जाता है जैसे कि बहुत सारे गुंडों ने घेर लिया था, लेकिन वो एक एक करके सभी के हाथ पैर को काटे जा रही थी। और तभी उसे अपने बचपन का सीन याद आता है कि कैसे उसके फादर ने उसे ट्रेनिंग दी थी और उसे कहा था कि तुम्हें बड़ा होकर एक बेस्ट फाइटर बनना है और तुम्हें कभी भी घबराना नहीं है और हमेशा अपने ब्लेड के ऊपर पूरा भरोसा रखना है। यहाँ पे एलिसिया ने ऑलरेडी काफी सारे बंदों को मार दिया था, लेकिन उनका जो नंबर था अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। ऑलरेडी काफी सारे बंदे यहाँ पे मौजूद थे और तभी एक बंदा एलिसिया के ऊपर यहाँ पे हमला करने के लिए आता है और वो बंदा एक ही बार में यहाँ पे एलिसिया की तलवार को तोड़ देता है। अब एलिसिया यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस चुकी थी क्योंकि उसके पास कोई मजबूत हथियार नहीं था और तभी एलिसिया यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है और वो सभी गुंडे भी एलिसिया का पीछा कर रहे थे। एलिसिया भागते भागते अपने मन में सोच रही थी कि अगर मैं थकान के कारण रुक गई और उन गुंडों ने मुझे पकड़ लिया तो वो लोग ना जाने मेरे साथ कैसा बुरा हाल करेंगे। कुछ भी करके उसे पानी में जाकर लेजेंडरी स्वॉर्ड को लेना होगा, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल का काम है। और एलिसिया को ये भी पता है कि पानी के अंदर काफी खतरनाक बीस्ट है और उनसे बचकर उसे उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को लेना होगा। तभी एलिसिया अचानक से काफी सारे बैम्बूस के ऊपर चढ़ जाते और उसका पीछा करते करते काफी सारे लोग भी ऊपर चढ़ने लग जाते। तभी एलिसिया यहाँ पे अपना तिगड़म लगाते और कुल्हाड़ी से सारे बैम्बूस की रस्सी को काट देते, जिससे यहाँ पे होता क्या कि बैम्बूस पानी में नीचे गिरने लग जाते और बैम्बूस की चपेट में आने के कारण काफी सारे डाकूस भी पानी के अंदर गिर जाते और मौके का फायदा देखकर एलिसिया भी पानी के अंदर जंप कर देती और फाइनली उसे लेजेंडरी स्वॉर्ड मिल जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।